हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखेंगे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का उद्भव। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग जो था वो बहुत पहले से था, लेकिन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का जो सृजन हुआ, जो इसका जन्म हुआ वो 1838 में हुआ। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसा क्या हुआ कि भाई हमें एक ऐसे सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ नॉलेज की आवश्यकता पड़ी और हमने इस सब्जेक्ट का जन्म किया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉडर्निटी से करते हैं, आधुनिकता से बच्चों हमारा मतलब अच्छे कपड़े पहनने से या फैशन से नहीं है, क्योंकि जनरली अगर हम आम तौर की भाषा में बात करें तो हर किसी को लगता है कि आधुनिकता से मतलब जो कोई मॉडर्न है, जो कोई बहुत अच्छी गाड़ी में चल रहा है, जिसने बहुत फैशन किया है, वो मॉडर्न है। नहीं, आधुनिकता मतलब आपके विचार कितने नए हैं, आप कितने नए तरीक़ों से आप सोचते हो, कितनी परंपरागत पद्धतियों को आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो। ओके, क्या आप गर्ल्स बॉयज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अगर आप नहीं करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्निटी। ओके, तो धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, हमारा समाज जो था एक पुराने ढर्रे पे चल रहा था, रूढ़िवादी समाज था, है ना। जिसने जैसा कह दिया, अगर पंडितों ने कह दिया उनको मानना है तो मानना है, नरक है तो नरक है, स्वर्ग है तो स्वर्ग है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें परिवर्तन आने लगा। लोगों ने नया नया लिखना शुरू कर दिया, नया नया सोचना शुरू कर दिया, सोच में परिवर्तन आया। तो धीरे धीरे समाज में भी क्या हुआ, चेंजेस आए। अब परिवर्तन आया तो फिर क्या हुआ बच्चों, एक नया काल आया जिसको हम बोलते हैं पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल से हमारा तात्पर्य ये है कि हम एक पुराने ढर्रे की सोच पर नहीं चल रहे थे। पहले क्या होता था, सूचना का प्रसार बिल्कुल नहीं होता था बच्चों, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन यदि आपको देनी है तो उसको किसी भी आप टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से नहीं दे सकते थे। उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए आपको पर्सन टू पर्सन देना पड़ता था, जिसमें 1 महीना 2 महीना भी लग जाता था, है ना। तो जिसको हम डार्क एज बोलते थे। तो लोगों में क्या था, अंधविश्वास भी था, ज्ञान का अभाव भी था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने लिखना शुरू करा, लोगों ने पढ़ना शुरू करा, तो उनकी जो सोच थी उनमें परिवर्तन आया, है ना। उनके विचार अब रूढ़िवादी या दकियानूसी नहीं रहे। तो पुनर्जागरण काल को हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे लोगों में सोचने का यानी चिंतन का आया और थोड़ा सा ज्ञान का प्रसार बढ़ा, तो वहाँ पे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो पहले चर्च क्या करती थी, पूरी पब्लिक को कंट्रोल करती थी। जैसे उन्होंने बोला कि मरने के बाद स्वर्ग या नरक है, या तो आप नरक में जाओगे अगर आप बुरे काम करोगे, तो इससे अच्छा अच्छे काम करो और चर्च में पादरियों को खूब चढ़ाओ। ठीक है, तो लोग चढ़ाते थे, डरते थे। लेकिन क्या स्वर्ग और नरक जैसा कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं है। वी डोंट नो कि मरने के बाद नरक होगा या नहीं होगा, दैट वी डोंट नो। लेकिन हमारे पंडितों ने, हमारे पादरियों ने हमको डराया और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। लेकिन धीरे धीरे जब पुनर्जागरण काल में लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और न्यूटन, गैलीलियो, इन सब ने, वैज्ञानिकों ने अपने नए नए आविष्कार किए, तब क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि इसी जीवन में सुख है, मरने के बाद कोई सुख या दुख हमें नहीं पता। तो इसी जीवन, द वर्ल्डली प्लेजर जिसको हम बोलते हैं, इसी पे फोकस आपको करना है ना। तो पंडितों को चढ़ाने से या किसी को भी कुछ करने से नहीं होगा। धीरे धीरे धर्मनिरपेक्षता आने लगी, फिर से देखो परिवर्तन आया, पुनर्जागरण काल आया, धीरे धीरे धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जब हम सबको, सभी धर्मों को समान महत्व देने लगे, यानी कि रिलीजन जो था वो धीरे धीरे क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, आपके विचारों से, आपकी कार्यशैली से ड्रॉप हो गया। उसके बाद फिर बच्चों फ्रांस की क्रांति आ गई। अब फ्रांस की क्रांति में फोकस ये था कि सभी लोग बराबर हैं, इक्विलिटेरियन आइडियोलॉजी वहाँ पर आ गई। ओके, तो सभी को समानता का महत्व दिया जाए, इस बात पे लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया। पहले लोगों के माइंड सेट थे, नहीं हम तो एससी में पैदा हुए, हम एससी में ही मर जाएंगे, हम गरीब हैं तो हम गरीब ही मर जाएंगे। बट नाउ द पीपल चेंज देयर मेंटालिटी। फिर धीरे धीरे आई औद्योगिक क्रांति। इसमें इनका जो मेन था यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी थी, यानी कि चीज़ों का यूज़ करो, जो चीज़ें आपके पास हैं उसका सर्वाधिक यूज़ करो और सब यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश रहें। पहले राजा डिसाइड करते थे कि क्या करना है, किसको क्या सज़ा देनी है, प्रजातंत्र कैसे चलेगा, कैसे खुश रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। लेकिन नहीं, अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने कहा नहीं, हमें पता है चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं नए युग का निर्माण हुआ, जिसको हम मॉडर्न वर्ल्ड भी बोलते हैं, और वो मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिकता पर आधारित था, है ना। तो अब जैसे क्या हुआ, जैसे सामाजिक परिवर्तन हुए, अब हम
लड़कियां स्कूटी चलाने लगी, जीन्स पहनने लगी। आज की डेट में दैट इज़ वेरी कॉमन। लेकिन अगर मैं आज से कहूँ कि 20 साल पहले या 30 साल पहले जब लड़कियां स्कूटी चलाती थी तो लोगों को बहुत ज़्यादा, समाज को बहुत बुरा लगता था। जीन्स पहनने वाली लड़की को बहुत बेकार माना जाता था। परंतु धीरे धीरे परिवर्तन आया तो सोसाइटी ने इस चीज़ को अडॉप्ट भी किया। अब लड़कियाँ एयर हॉस्टेस बनती हैं, शॉर्ट्स पहनती हैं, मिनी स्कर्ट्स पहनती हैं, पायलट बन रही हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिकॉज सोसाइटी हैज़ अडॉप्टेड दीज चेंजेस। तो समाज में परिवर्तन होगा तो सोसाइटी विल एक्सेप्ट दिस। सामंतवाद से औद्योगिकवाद की ओर बढ़ा। पहले बड़े बड़े फ्यूडल सोसाइटीज़ जो हुआ करती थी, सामंतवाद का जोर चलता था। परंतु अब धीरे धीरे क्या हुआ, औद्योगिकवाद की ओर लोग बढ़े, तो जिससे क्या हुआ, लोगों को समान महत्व मिलने की संभावनाएं बढ़ी। राजा से प्रजातंत्र की हो गई। पहले राजा का राज चलता था, लेकिन अब डेमोक्रेसी आ गई, सब जनता की भी सुनी जाने लगी। तो आधुनिकता से क्या हुआ, परिवर्तन आया। परिवर्तन कैसा, सामाजिक परिवर्तन आया। और जब सोशल चेंजेस आए तब समस्याएं उत्पन्न हुई। अब वो समस्याएं किस तरह की थी तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे औद्योगिक समस्याएं क्या थी, मजदूरों की अति दयनीय स्थिति थी, क्योंकि जो पूंजीपति था वो मजदूरों का शोषण करता था। एकाकी परिवारों में वृद्धि हो गई। जैसा कि हम जानते हैं पहले गांव में संयुक्त परिवार ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन जब जॉब करने सब बाहर गए, नगरीकरण हुआ, नगरों की तरफ जाने लगे, तो एकाकी परिवारों में वृद्धि हो गई। हस्बैंड वाइफ और बच्चा रहने लगे। धीरे धीरे घरेलू हिंसा बढ़ी, तलाक के रेट ज़्यादा हुए, धर्म में विश्वास कम हुआ, गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई थी। 19वीं सेंचुरी में यूरोप में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के तहत ये पता चला कि जो गरीबी है वो सोशली क्रिएटेड, यानी कि समाज द्वारा की बनाई गई है। इसका मतलब समाज ने एक वर्ग तो ऐसा कर दिया जो उच्च वर्ग है, और दूसरा वर्ग ऐसा है, यानी कि इतना शोषण कर दिया कि वो खुद ही गरीब हो गया। इट मीन्स जो गरीबी वो बाय बर्थ नहीं है, बल्कि समाज द्वारा क्रिएट की गई है। नए नए अपराधों में वृद्धि हो गई, क्योंकि औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, तलाक, घरेलू हिंसा हो गई, तो छोटे छोटे अपराध बढ़ने लगे, है ना। प्रजातांत्रिक समस्याएं आई, जैसे कि तीव्र परिवर्तन हुआ। लोगों की सोच में क्या हुआ बच्चों, तीव्र परिवर्तन हुआ, जिससे लोग अपनी इच्छा रखने लगे और राजाओं की कम मानने लगे। फ्रांस में क्रांति का दौर चल ही रहा था, तो वहाँ पे लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। चिंता बढ़ती चली गई थी कि आगे आगे कैसे होगा, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। अब क्या हुआ, इस बीच पहले एक रिच क्लास थी, एक पुअर क्लास थी। अब इसी बीच एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ, है ना। मध्यम वर्ग बच्चों हमेशा वो होता है जो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना चाहता है ना। हमेशा वो डिमांडिंग रहता है। कभी भी आप देखना जो आंदोलन करता है ना तो रिच क्लास करता है और ना ही पुअर क्लास करता है। हमेशा देखना जो मिडिल क्लास का होगा वो हमेशा डिमांड करेगा कि आज मुझे ये दो, मेरा हक ये दो, मुझे ऊपर बढ़ना है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब उपरोक्त समस्याओं का समाधान कैसे हो, क्वेश्चन ये सारे आ गए थे। फिर कोई बीओ के मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं थी। बॉडी ऑफ नॉलेज से मतलब है कोई भी इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं था जो इन समस्याओं का समाधान करे, है ना, जो इन समस्याओं को ढूंढे। आपसे भी अगर कोई पूछता है आप कौन सी बॉडी ऑफ नॉलेज के स्टूडेंट हो, तो आप कह सकते हो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, है ना। बॉडी ऑफ नॉलेज थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना। तो समस्याएं आई, उस समस्याओं के समाधान के लिए BOK आया, बॉडी ऑफ नॉलेज आया। उस बॉडी ऑफ नॉलेज को हमने क्या नाम दिया बच्चों, समाजशास्त्र का नाम दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1838 में इसका जन्म हुआ। ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा इनका जन्म हुआ। ये समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। जो फ्रांस में इनका जन्म हुआ था 1798 में, और जिनकी डेथ हुई थी 1857 में। अब देखो समाजशास्त्र का उद्भव दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो सामान्य कारण जो चल ही रहे थे कि भैया पुनर्जागरण का आया, आत्मज्ञान का युग आया, सामंतवाद से औद्योगिकवाद आया, प्रजातांत्रिक युग आया। एक था मुख्य कारण, यानी कि बोलते ना कि देखो गुस्सा इकट्ठा होता जा रहा है, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन कोई अचानक से फिर ऐसी बात हो जाती है कि आपका गुस्सा फट जाता है ना, तब आप भी बोल पड़ते हो। तो एक सामान्य कारण कि ये सब चीज़ें चली रही थी समाज में। दूसरा है मुख्य कारण, फ्रांस की क्रांति जब हो गई तो लोगों को एहसास हो गया कि अब इस दबाव में नहीं रहना है ना। सोशल फोर्सेस क्या रही, क्या क्या फोर्सेस थी जिस वजह से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का जन्म हुआ। राजनीतिक क्रांति हुई, जो ऑगस्ट कॉम्टे थे, इमाइल दरखाइम थे, फ्रांस की क्रांति थी। इन सब ने भी लोगों को सचेत कर दिया था कि आप अपने अधिकारों को रख सकते हो। औद्योगिक क्रांति में पूंजीवाद का उदय हुआ। मैक्स वेबर ने अपने विचार रखे, दरखाइम ने अपने विचार रखे, जॉर्ज सीमेल ने अपने विचार रखे, तो लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद क्या बोलता है कि एक ऐसा समाज का जन्म होगा जहाँ पे सभी लोग बराबर होंगे, ना पूंजीवाद होगा और ना बुर्जा वर्ग, ना बहुत गरीब होंगे ना अमीर होंगे, बल्कि हर चीज़ पे सभी व्यक्तियों का बराबर का हक होगा। फिर नारीवाद का उदय आया। नारीवाद भी कहने लगा भैया हमें आज़ादी दो या समानता दो पुरुषों के समान, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, तो उन्होंने समानता की बात करी। धीरे धीरे धर्म में परिवर्तन होने लगा। तो समाजशास्त्र के विकास में अगर हम जो बोले कि जो इम्पोर्टेंट रोल था वो फ्रांसीसी समाजशास्त्री में सेंट साइमन, ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल दरखाइम थे। जर्मन समाजशास्त्री हीगल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जॉर्ज सीमेल थे।
ब्रिटिश समाजशास्त्री एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, वो विचारधाराएं थी जिनसे समाजशास्त्र के जन्म में हेल्प मिली, है ना। और समाज में परिवर्तन आया, लोग बदले, समाज में रुचि ली। ऐतिहासिक दर्शन भी यही कहता था, राजाओं की अलग अलग नीतियाँ जब बनी तो उससे समाज में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा। इसका मतलब ये है कि समाज में जब बदलाव आता है, कब आता है, जब राजा कुछ चेंज करते हैं। इसका मतलब यदि आप कुछ चेंज चाहते हो तो सोसाइटी में भी चेंज आता है। ओके, थैंक